हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और लेकर आए हैं हम करंट अफेयर्स। इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब पे बात करेंगे। जैसे देश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो वो स्थापित हो गया, उद्घाटन कर दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर है, क्या है, मैप के थ्रू बताएंगे आपको। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का नाम मतदाता सूची से, वोटिंग लिस्ट से हटा दिया गया है। तो किस कानून के तहत ये किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसमें किस देश को पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट बनाया गया है, किस राज्य को भी। और भी कई क्वेश्चन है, उस पर बात करेंगे। जैसे अमूर फाल्कन फेस्टिवल है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ है, क्या बातें हुई उसमें। COP27 जो मीटिंग हुई, बेंगलुरु टेक समिट है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इन्फॉर्मेशन की, अब तक का टोटल करंट अफेयर्स मैराथन वीडियो अवेलेबल हो चुका है आप सबके लिए। तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, देखना ज़रूर। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया है। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, लाइक बटन जोर दबाना। क्वेश्चन होगा, देश के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? कहाँ पर स्थापित किया गया है ये डोनी पोलो? पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है ये। आंसर होगा ईटानगर, ओके, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को, ये देख रहे हैं फोटोग्राफ, वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और इसकी आधारशिला खुद प्राइम मिनिस्टर ने ही 2019 में रखी थी और अब बनकर तैयार हो चुका है। और ये रहा फोटोग्राफ इसका, इस एयरपोर्ट का, ठीक है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 600 मेगावाट के कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को भी राष्ट्र को समर्पित किया। तो अब एक बार इस एयरपोर्ट को देख लेते हैं, कहाँ पर है, कैसे है, मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, प्यारा भारत रहा और अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये एक कलर जो दिख रहा है। और नज़दीक चलते हैं तो उसकी राजधानी है ईटानगर, ठीक है। ईटानगर कहाँ पर है? इसी जगह पर है। और उसी के पास में, यानी ये असम है, असम के पास में ही इस जगह पर ईटानगर है। और यहाँ पर ये ठीक बॉर्डर के पास में ही ये डोनी पोलो एयरपोर्ट को स्थापित किया गया है, ठीक है। ये देश का पहला कौन सा एयरपोर्ट है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होता है? ग्रीनफील्ड का मतलब होता है अप्रयुक्त जमीन पर कोई भी निर्माण। तो उस चीज़ को, उस प्रोजेक्ट को ग्रीनफील्ड नाम दे दिया जाता है, ठीक है। यानी जिस जमीन का उपयोग नहीं हो रहा है, वहाँ पर अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री या एयरपोर्ट या कुछ भी लगाया जाता है तो उसको ग्रीनफील्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर एयरपोर्ट स्थापित किया गया, तो इसलिए इसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहेंगे। इस ज़मीन का उपयोग किसी दूसरे काम में नहीं हो रहा था और अब एयरपोर्ट बना दिया गया, ठीक है। मुझे लगता है पूरी बात समझ गए होंगे ग्रीनफील्ड किसको कहते हैं। इस एयरपोर्ट की लागत कितनी आई है? 640 करोड़ रुपए, करीब 690 एकड़ में ये फैला हुआ है। और ईटानगर जिले में स्थित है, ईटानगर राजधानी में स्थित है। लेकिन अगर हम शहर की बात करेंगे तो शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ये स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे थे हम लोग, उसके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इन सब एग्जामिनेशंस में, स्टेट पीसीएस में। तो क्वेश्चन क्या होगा? चुनाव आयोग ने किस कानून के तहत समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां का नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया? आंसर हो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, ठीक है। 1950 और 1951, ये दोनों एक्ट हैं, ठीक है। इसके तहत नाम हटा दिया गया है। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और कैसे कार्रवाई की है, क्या हुआ है, वो भी बताते हैं आपको। बीजेपी नेता, उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत में ये कहा था कि इनको सज़ा हो चुकी है हेट स्पीच के मामले में, और उसकी वजह से, चूँकि 2 साल से ज़्यादा समय की सज़ा थी, इसलिए
इनका जो विधानसभा की सदस्यता है, विधायक का जो पद है, उसे इनको हटाया जा चुका है। तो ऐसे में इनका नाम मतदाता सूची से भी हटाया जाना चाहिए। देखिए, अभी तक ये सबको पता था या आमतौर पे ज़्यादा चर्चा ये थी कि एक तय अवधि से ज़्यादा समय की अगर सज़ा होती है किसी को, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है संसद और विधानसभा से। लेकिन ये चर्चा में नहीं था, ये कानून में ज़रूर था कि मतदाता सूची से भी नाम हटा दिया जाता है। तो वही किया गया। देखिए, आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ भड़काऊ भाषण दिया था और इसके बाद बीजेपी की ओर से इसकी शिकायत की गई थी और फिर उनके खिलाफ मुकदमा वगैरह मुकदमा हुआ और फिर अदालत ने उनको इस मामले में दोषी ठहराया। ठीक है, और ऐसे में इनको 3 साल की सज़ा और 6,000 रुपये का जुर्माना हुआ था। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 उसकी धारा 16(1) ये कहती है कि एक व्यक्ति को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या अगर वो अस्वस्थ मस्तिष्क का है, मतलब दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, तो और ऐसा किसी कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया, या चुनाव के संबंध में भ्रष्ट प्रथाओं या अन्य अपराधों के संबंध में कानूनी प्रावधान के तहत मतदाता को कुछ समय के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों के मामले में उसी के तहत ये सपा लीडर आजम खां को उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की अगर बात करेंगे, इससे पहले हम बात कर रहे थे 1950 की। 1951 वाला जो एक्ट है उसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अध्याय 4 के दायरे में आने के बाद अयोग्य पाया जाता है तो उसे सज़ा की तारीख से 6 महीने की अवधि तक किसी भी चुनाव में मतदान से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण बात आप समझ होंगे, पूरी बात मैंने PDF में भी दे दिया है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। तो महत्वपूर्ण है ये एग्जामिनेशन के लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। UPSC हो गया, स्टेट PSC हो गया, ठीक है, BPSC का तो एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो ये समझना ज़रूरी है। चुनाव आयोग की भी बात करें, मुख्यालय तो न्यू दिल्ली में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है। ये 16 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ये उद्घाटन किया उन्होंने, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, उन्होंने किया। और इसमें मुख्य तौर पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च हैं, इन सब पर ये पूरा समिट आयोजित किया गया है। और ये समिट का ये 25वां वर्ष है, 25वीं वर्षगांठ है इस समिट का। और कर्नाटक गवर्नमेंट, कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर इसे आयोजित किया है, मनाया है। ठीक है, फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। तो ये कर्नाटक में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है? कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं, और राजधानी बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल हो चुका है। जनवरी से नवंबर तक का मैराथन वीडियो तो है ही, साथ में PDF भी है, तो वो आप ले सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए, और इसके ज़रिए आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। मात्र 150 रुपये में 1 साल का मेंबरशिप मिल रहा है। इसमें PDF मिलता है 1 साल तक, तमाम अपडेट। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ और मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशंस के टेस्ट आप दे सकते हैं, तैयारी के बारे में पता कर सकते हैं, हर तरह के सब्जेक्ट के। ठीक है, और बुक्स पे छूट भी मिलती है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड रिलीजन फ्रीडम अमेंडमेंट बिल 2022 को मंजूरी दी है। तो इसके तहत जबरन धर्मांतरण के दोषी के लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान रखा गया है? इसका आंसर होगा 10 वर्ष। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, और ख़ास बात है कि इसे कॉग्निजेबल बना दिया गया है, मतलब संज्ञेय अपराध बना दिया गया है, गैर जमानती अपराध बना दिया गया है जबरन धर्मांतरण को। ओके, तो उत्तराखंड सरकार की जो कैबिनेट है उसने ये बिल को अमेंड करने के लिए, मतलब उस कानून को अमेंड करने के लिए, बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, अब बिल में यही कहा गया है कि
जबरन धर्मांतरण होता है तो दोषी के लिए 10 साल सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, पहले ये 5 साल था और इससे पहले ये जो पुराना कानून था वो 2018 में लागू किया गया था, उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। तो अब उसमें अमेंड किया जा रहा है 2022 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड कैबिनेट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हटाकर किस शहर में स्थानांतरित करने या ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा हल्द्वानी। तो ये हाई कोर्ट जो नैनीताल में है, उत्तराखंड हाई कोर्ट, वो अब हल्द्वानी में जाएगा। ठीक है, पूरा शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग हो गई है, मतलब फैसला भी हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग की अपनी अध्यक्षता में और इसको मंजूरी दे दी है। तो लेकिन हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, इसको ऐतिहासिक धरोहर बना दिया जाएगा और हाई कोर्ट पूरा शिफ्ट हो जाएगा, नई बिल्डिंग बनाई जाएगी हल्द्वानी में। अब बिल्डिंग बनाई जाएगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, तुरंत शिफ्ट नहीं होने जा रहा है, इसमें कुछ साल लगेंगे, 1-2 साल 3 साल तो लग ही जाएंगे। और नैनीताल और हल्द्वानी के बीच की अगर दूरी कहेंगे तो 43 किलोमीटर है। एक बार मैप के थ्रू भी इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो प्यारा भारत है, उसमें ये उत्तराखंड है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे तो ये नैनीताल इस जगह पर है और वो पहाड़ी इलाका है, और ये हल्द्वानी जो है वो थोड़ा मैदानी इलाका है, मतलब हल्द्वानी के बाद से ही पहाड़ जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो जाते हैं इसके इस तरफ। तो अब इस तरफ हो जाएगा। और सवाल ये भी है कि हल्द्वानी में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है हाई कोर्ट को? बड़ी वजह है वहाँ का भूगोल। देखिए नैनीताल में क्या है कि पहाड़ियाँ हैं तो दरकने का खतरा होता है, और नैनीताल टूरिस्ट प्लेस है, इसकी वजह से वहाँ पर जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। एक तो पर्यटक जाते हैं, दूसरा हाई कोर्ट की वजह से पूरे राज्य से जिनके भी मुकदमे होते हैं वो सब वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ यातायात की व्यवस्था चरमरा जाती है। और पर्यटक स्थल होने की वजह से वहाँ महंगा, तमाम सुविधाएं महंगी होती हैं। बस, रेल और हवाई कनेक्टिविटी जो है वहाँ पर बड़ी मुश्किल से है। ठीक है, तो हल्द्वानी जो है वो वहाँ हर तरह की कनेक्टिविटी है, सुलभ स्थान होगा। देखिए नया राज्य बनने के बाद ये नैनीताल में हाई कोर्ट बना था। आपको पता होगा कि उत्तराखंड वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, और अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये संयुक्त प्रांत था उत्तर प्रदेश, तो उस समय इसकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो नैनीताल हुआ करती थी, और वहीं पर सचिवालय, राजभवन भी मौजूद था। हालांकि जब उत्तराखंड बना तो उसके बाद ये भी तय हो रहा था कि नैनीताल को राजधानी बनाया जाए, लेकिन फिर विरोध हुआ। बाद में फिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बना दी गई, और राजधानी बनाने के बाद हाई कोर्ट के लिए भी विवाद हो रहा था कुमाऊं में बनाया जाए, कुछ पक्ष माहौल बन रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कहीं और बनाया जाए। लेकिन उस समय जो तत्कालीन कानून मंत्री थे वर्ष 2000 में अरुण जेटली, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय नैनीताल में हाई कोर्ट बनाने का उन्होंने ऐलान कर दिया था और वो स्थापित हो गया था। लेकिन अब वहाँ जो समस्याएं आ रही हैं उसको देखते हुए इस हाई कोर्ट को नैनीताल से अब हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके लिए फैसला हो चुका है। उत्तराखंड राजधानी देहरादून शीतकालीन है और गैंडसैन है ग्रीष्मकालीन राजधानी। ओके, और चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण किस राज्य में मनाया गया? आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में ये आयोजित किया गया 7वां संस्करण। मणिपुर में कहाँ? मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में ये आयोजित किया गया। देखिए दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाला पक्षी है अमूर फाल्कन, या कहें उसको बाज। तो बाज के संरक्षण के लिए और उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 2015 से ये आयोजन किया जा रहा है और आमतौर पर नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये रही। और अगर हम बात कर लें मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। गवर्नर हैं ला गणेशन,
और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूरोपीय संघ ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए वर्ष 2026 से किस टैक्स को लगाने का प्रस्ताव COP27 की बैठक में रखा? आंसर होगा कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स द हिंदू ने इसको प्रमुखता से दिया, और इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यानी जो ब्रिक्स संगठन है उसके देशों ने बहुत जोरदार ढंग से इसका विरोध किया और इसको होने नहीं दिया। COP27 ये 6 से 18 नवंबर तक मिस्र में आयोजित किया गया था। शर्म अल शेख नाम का एक जगह है, वहीं पर COP27। तो इसमें ये हो रहा है कि जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो कार्बन पृथ्वी पर बढ़ रहा है उसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर वहाँ बातचीत होनी थी, डिस्कशन होना था। तो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूरोपीय संघ ने एक अपनी तरफ से एक नीति पेश कर दी। अब वो अमीर देश हैं, वो सब इन अमीर देशों ने पूरा कार्बन उत्सर्जन किया, अपने आप को डेवलप कर लिया। अब जब दूसरे की बारी आ रही है, जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको ग्रोथ करने के लिए वहाँ इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो अब ये क्या कर रहे हैं यूरोपीय देश की सीमेंट और स्टील जैसे जो कार्बन अधिक उत्सर्जन करने वाले जो प्लांट है उसको लेकर टैक्स लगाया जाए, और ये नाम हो कार्बन बॉर्डर टैक्स, एक नीति। और ये इसके तहत ये होगा कि जो देश, मतलब जिस देश से उनके यहाँ कार्बन ये इस तरह के स्टील वगैरह आ रहे हैं तो उस पर वो ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे। ओके, हालांकि इसका कड़ा विरोध किया भारत, चाइना, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, इन सब देशों ने, और भी कई देशों ने। तो ब्रिक्स समूह ने खासतौर पर विरोध किया है। इन देशों का कहना है, भारत का कहना है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स से बाज़ार में विकृति पैदा हो जाएगी और टैक्स की भरमार हो जाएगी और टैक्स बहुत बढ़ जाएगा, इससे महंगाई आएगी, और ख़ासतौर पर जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था कोयले पर काफ़ी निर्भर है। भारत है, चाइना है, ब्राज़ील है, इन सब देशों में की, साउथ अफ्रीका है। तो इसलिए तमाम देशों ने, जो विकासशील देश थे, उन सब ने इसका विरोध किया और ब्रिक्स यहाँ पर इकट्ठा नजर आया। ठीक है, तो COP27 आयोजित किया गया। COP का फुल फॉर्म क्या होता है? COP, उसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नो मनी फॉर टेरर, NMFT, ये कॉन्फ्रेंस नवंबर 2022 में किस शहर में आयोजित किया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और इंडिया ने इस बार इसको होस्ट किया। ठीक है, कब से कब तक? 18 और 19 नवंबर को। ये तीसरा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है, और इसमें 75 कंट्रीज़ और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इस कॉन्फ्रेंस में काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर बातचीत की गई, उसको कैसे रोक लगाया जाए, आतंकवाद को लेकर, जो टेरर को लेकर जो फंडिंग होती है उसको लेकर। नो मनी फॉर टेरर ये समिट आयोजित किया गया। ठीक है, कई सारे देशों ने हिस्सा लिया, 75 देशों ने। और ये जो कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट किसने किया? इंडिया में अगर हम बात करें तो NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन इसका किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये नो मनी फॉर टेरर एक डायलॉग है, बातचीत करने के लिए है, एक संगठन जैसा ही कह सकते हैं आप। इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, जब फ्रांसीसी सरकार ने एक पहल की थी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का मुकाबला करने के लिए। और ये जो है, जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसी के तर्ज पर ये काम करता है, नो मनी फॉर टेरर। और इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही, जैसे आतंकवाद का समर्थन करने वाले जो देश हैं उसके खिलाफ पूरा विश्व जो है एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवाद को सपोर्ट करने में लगे हैं उनको बिल्कुल अलग थलग कर देना चाहिए। आतंकवाद के मामले में कोई क्षमा याचना नहीं होनी चाहिए, सभी को एक होना चाहिए। एक और बात कही उन्होंने कि युद्ध ना होने का मतलब शांति से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर टेरर फंडिंग को नहीं रोका गया तो आतंकवाद के खिलाफ सारी जो लड़ाई है वो व्यर्थ चली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं
उसे भूलना नहीं चाहिए कि युद्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब शांति है। प्रॉक्सी वार भी होता है, टेररिज्म भी होता है, और उसके लिए बड़ी पैमाने पर देश जो हैं जो आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं वो प्रॉक्सी वार चला रहे हैं और इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। चरमपंथी सिस्टम जो है वो लाभ ना उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर होगा हरियाणा। तो ये हरियाणा में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये हरियाणा में आयोजित किया गया है और इसके बारे में और डिटेल बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के भागीदार देश और राज्य का नाम बताएं, पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट। इसका आंसर होगा नेपाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, नेपाल और मध्य प्रदेश ये जो है वो, नेपाल तो पार्टनर देश है और मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट है। तो इस बार ये भागीदार देश बनाया गया है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि पार्टनर कंट्री का नाम बताएं या पार्टनर स्टेट का नाम बताएं, तो ये आप ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर को शुरू किया गया और समापन 6 दिसंबर को होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर 29 नवंबर को वहाँ पहुँचेंगी और वहाँ पर गीता यज्ञ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, तो उसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, गीता महोत्सव शुरू हो चुका है लेकिन गीता यज्ञ कार्यक्रम उसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को करेंगी। गीता यज्ञ कार्यक्रम जो है वो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में वहीं पर आयोजित होगा वहाँ। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। ये जो गीता महोत्सव है उसके बारे में बताऊँ तो हरियाणा सरकार जो है ना वर्ष 1989 से कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव का आयोजन कर रही है और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से ये आयोजन वहाँ पर किया जाता है गीता महोत्सव का। कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक शहर है और इसे धर्म क्षेत्र या भगवत गीता की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। महाभारत का युद्ध यहीं पर हुआ था ऐसा माना जाता है। तो हरियाणा की बात कर लें, राजधानी चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी गुलाम अब्बास मुंतशिर, उनका निधन हो गया 15 नवंबर 2022 को, किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा बास्केटबॉल। 80 ईयर के थे गुलाम अब्बास मुंतशिर। जन्म हुआ था 1942 में। उन्होंने एशियन गेम्स में कई बार में हिस्सा लिया था और भारतीय टीम का नेतृत्व भी किया था और अर्जुन पुरस्कार पाने वाले वो देश के पहले बास्केटबॉल प्लेयर थे। ठीक है, पहले बास्केटबॉल प्लेयर अर्जुन पुरस्कार पाने वाले। और उन्होंने एक फिल्म नसीब और एक और फिल्म है देश प्रेमी, तो उसमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ उन्होंने छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शौचालय दिवस वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है ये दिवस, विश्व शौचालय दिवस। 2022 की थीम क्या है? मेकिंग द इनविजुअल विजुअल। ठीक है, मेकिंग द इनविजुअल विजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व टेलीविजन दिवस यानी वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर को। थीम क्या है? ध्यान, अटेंशन, ये है थीम इस बार की, अटेंशन है थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व मत्स्य दिवस वर्ल्ड फिशरीज डे ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 नवंबर को। 21 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 2015 को मनाया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखना, पहली भारतीय महिला की बात हो रही है ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। आंसर होगा मणिका बत्रा। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, हिस्टोरिकल ब्रॉन्ज उन्होंने जीत लिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी ने मतलब जीता नहीं था एशियन कप में कोई मेडल, लेकिन मतलब इससे पहले 2 अवार्ड जीते गए थे। 1997 में रजत और 2000 में कांस्य चेतन बबूर ने जीता था, लेकिन वो पुरुष खिलाड़ी थे। और अगर हम बात करेंगे महिला खिलाड़ी पहली, तो वो आंसर कहाँ क्या होगा? मणिका बत्रा, मणिका बत्रा। ठीक है, तो वो पहली
ऐसी बन गई ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला। और ये उन्होंने किसको हराया, तो ये हराया उन्होंने जापान की हिना हयाता को हराया और ब्रॉन्ज मेडल जीता है उन्होंने। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, ये एशियन कप टेबल टेनिस, इसका चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात। और फोटोग्राफ ये रहा मनिका बत्रा का। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, आपके बहुत काम आएगा। और हाँ, मेंबरशिप देखना ज़रूर, इस साल का टोटल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा वहाँ।